अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पे। मखसूस नशिस्तों वाले इस तफसीली फैसले के बाद आगे असरात क्या होंगे सियासी तौर के ऊपर। क्या इलेक्शन कमीशन इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा। इदारों के दरमियान टकराव अब क्या मज़ीद सख्त हो जाएगा और या कूल डाउन हो जाएंगे मामलात। और साथ साथ ये भी कि इलेक्शन कमीशन के पास अब दो रास्ते कौन से रह गए हैं इस फैसले के बाद, कि वो क्या कौन सा रास्ता या कौन सा जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद कर सकता है। तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे नए DGISI की तैनाती के हवाले से। मैंने जून में इस हवाले से ये खबर दी थी कि बाकायदा तौर के ऊपर जो आर्मी की टॉप ब्रास है इसके फैसला कर लिया गया है कि जनरल नदीम अंजुम को मजीद एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और सितंबर में वो अपना एक्सटेंशन जो 1 साल का था वो कंप्लीट करने के बाद सबूकदोश हो जाएंगे। वो जो मैंने अपना जून में अपना जो वीलॉग में बताया था वो क्या था, वो भी उसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ ये भी कि रीजंस क्या हैं जनरल नदीम अंजुम को मजीद एक्सटेंशन नहीं दी गई और नए जो DGISI को तैनात किया गया है इनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले तफसीली फैसले के हवाले से। इसके हवाले से काफ़ी एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये तफसीली फैसले में ना जाने जो मुख्तलिफ सवालात उठाए गए थे उनके जवाबात होंगे इस तफसीली फैसले में। फिर साथ साथ ये भी कि जो पिछले हफ्ते इन्होंने एक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहती ऑर्डर जारी किया गया था उसके हवाले से कोई जस्टिफिकेशन होगी। फिर साथ ये भी कहा गया था कि शायद ये एड्रेस किया जाएगा ख़ास तौर के ऊपर जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है उसके ऊपर कोई बात होगी। साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था ख़ास तौर के ऊपर जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये 9 सवालात उठाए हैं, ये तफसीली जो इन्होंने वजाहती ऑर्डर जारी किया था उसके ऊपर ऐसा कुछ इस फैसले में नज़र नहीं आया। जो इस फैसले को पढ़ा है मैंने और उसके बाद जो चीदा जो अहम पॉइंट्स हैं इसके हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ये 8 रुकनी जजेस हैं इन्होंने PTI के सरबराह के तौर के ऊपर 81 लोगों को पार्टी के टिकट्स भी जारी कर दिए है और उनको PTI के उम्मीदवारान और मेंबर असम्बली भी खुद ही मुंतखब कर दिया है। हालांकि ये जो इसमें जो फैसले में इन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी है कि ख़ास तौर के ऊपर वो जो सवाल एक इनसे पूछा जा रहा था कि PTI इस पूरे मुकदमे में ना तो कोई वो शरीक जो फरीक के तौर के ऊपर थी, ना उन्होंने चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और ना इवन जो सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम समाअत हुई उसमें कोई पार्टी के तौर के ऊपर वो सामने आए थे। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो टिकट जो ये अलॉट कर दी थी तमाम जो रिजर्व सीट्स का उसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक अजीबोगरीब सी जस्टिफिकेशन दी है। और वो जस्टिफिकेशन ये दी है कि उनके सामने जो मुकदमा है उसमें उन्होंने आर्टिकल 17 की जो क्लॉज 2 है उसको भी देखना है और उसके साथ साथ जो आर्टिकल 19 है उसको भी देखना है। अब अगर ये जो इस तरह आइन के हवाले से कोई फैसला किया जाता है तो उसके साथ साथ जो रेलिवेंट लॉज होते हैं वो उसको भी मिला के पढ़ा जाता है। अब रेलिवेंट लॉ इसमें इलेक्शन एक्ट है। इलेक्शन एक्ट में ये ख़ास तौर के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से है कि जो कोई भी शहरी या कोई भी सिटीज़न ही इस ऑथराइज या उसको इजाज़त है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है, उसका इलेक्शन कंटेस्ट करके ऑफिस बेयरर बन सकता है या फिर वो इलेक्शन भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से वो कंटेस्ट कर सकता है। ये हर एक का फंडामेंटल राइट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको बुनियाद बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है। लेकिन इसमें एक जो अगर हम रेलिवेंट इलेक्शन एक्ट के साथ इसको मिला के पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं जो कि वायलेट किए गए PTI की तरफ से और उसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया। इलेक्शन एक्ट का जो 215 है सेक्शन उसको देखा जाए तो उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बाकायदा पूरी वजाहत की गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक पिक एंड चूज के जरिए ही ये अपने फैसले में इसके हवाले से वो दे दिया। वो कहते हैं कि हमने इन 2 बुनियादी आर्टिकल्स को देख के ये फैसला किया है। जो बाकी चीज़ें हैं फॉर्मेलिटीज़ हैं कि ये PTI इसमें पार्टी बनी या क्यों नहीं बनी, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको बाद में भी एड्रेस किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि ये फॉर्मेलिटी जो है ये कोई आम फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ये फंडामेंटल ये भी एक फॉर्मेलिटी होती है कि मैं और आप
बैठे हों और हमारा मुकदमा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी तीसरे फरीक को जो मुकदमे का इसका हिस्सा भी ना हो उसको कोई भी फैसले के हक में देते हुए कोई भी चीज़ दे दी जाए। तो ये एक ऐसी जूरिस्प्रूडेंस इन्होंने वो सेट कर दी है कि हर राह गुजरता जो है वो अब ये इस तरह का इस जो फैसला था उसको बुनियाद बना के कोई भी किसी तीसरे की चीज़ छीन सकता है कि ये तो उसमें पार्टी ही नहीं थे और ये चीज़ दरअसल मेरी थी। या फिर अगर इसको मैं यूं कहूं कि आप 10 कत्ल कर लें और उसके बाद सिर्फ इस वजह से कि आप एक बड़े पॉपुलर और लोगों में अवाम में जो है वो मकबूलियत आपकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपके ऊपर 10 कत्ल माफ़ हैं और ये आपको फ्री किया जाता है इसलिए कि क्योंकि आप बड़े पॉपुलर हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये इस फैसले में जस्टिफिकेशन दी है, बड़ी ही कमज़ोर जूरिस्प्रूडेंस इन्होंने सेट की है। इसके आने वाले सालों तक असरात होंगे अगर ये इसको रिव्यू में जो है वो ना टर्न डाउन किया गया या इसके हवाले से इसको वापस ना लिया गया। तो ये इन्होंने जस्टिफिकेशन जिसकी बुनियाद के ऊपर पीटीआई को ये सारी सीटें दी हैं, मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा अरसे तक ठहरने वाली है। और दूसरी इसमें जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो अपने बुनियादी जो फ़राइज़ हैं उसमें नाकाम हो चुके हैं, और साथ साथ ये भी कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसे इसमें जो है वो पार्टी के तौर के ऊपर ये अपना दिफा कर रहा था जैसे कोई ये सियासी जमात हो। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन का ही फैसला था और इलेक्शन कमीशन के अगर फैसले के हवाले से उसको चैलेंज किया गया तो ये ऑब्वियस था कि इलेक्शन कमीशन ने उसको डिफेंड करना था, जो इंट्रा पार्टी के हवाले से था या फिर उसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों देने के हवाले से जो फैसला था, तो ये इलेक्शन कमीशन ने उसको दिफा करना था, जाहिर बात है उसका अपना फैसला था। बहरहाल ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया गया है, हमेशा यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, ये बड़े आइन और कानून पसंद जज हैं और ये हमेशा आइन और कानून को ही सामने रखते हुए ये फैसला देते हैं, लेकिन उसी अपने जो फैसले है उसमें उन्होंने बजाय इसके कि किसी आइन और कानून को देखते हुए, क्योंकि आइन का जो भी आर्टिकल हो उसको आप इसी तरह अकेले में या वो नहीं ये कर सकते, इसके ऊपर आपको साथ एक्ट को भी देखना होता है कि उस मुतलका जो कानून है या एक्ट है उसमें क्या चीज़ दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस मेजॉरिटी जजमेंट के ऑथर भी हैं, उन्होंने एक जो है वो नज़रिया ज़रूरत के ही वो जो केकाउस जज की जो है उन्होंने वो एक उसको बुनियाद बनाते हुए ये पीटीआई को वो दिया गया है और पीटीआई के सरबराह के तौर के ऊपर उन्होंने तमाम जो पार्टी की नशिस्तें हैं वो भी इनको जारी कर दी हैं। हालांकि इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है और जो बुनियादी तौर के ऊपर जिसको देखना चाहिए था वो ये था, इन्होंने तमाम इन जो 80-81 लोग थे उनको तो पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये साथ देखना बड़ा अहम है और क्या इस हवाले से कोई ये तहकीक भी की गई है या नहीं कि ये जो 80 लोग जीत के आए हैं क्या ये पीटीआई के बुनियादी रुकन भी हैं। क्योंकि जब भी पार्टी का जो टिकट अलॉट किया जाता है उसके साथ साथ जो पार्टी के अरकान होते हैं उनको बतौर पार्टी मेंबरशिप भी रजिस्टर कराना होता है ख़ुद को। ये तो आइन का जो आर्टिकल 17(2) जिसकी ये मिसाल दे रहे हैं, ये उसकी भी बुनियादी ज़रूरत है कि ही कैन बी या ही शैल बी अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो उसमें ये इन्होंने, मुझे नहीं पता कि ये क्या इन्होंने वेरीफाई किया है या नहीं कि ये तमाम जो 80 के 80 लोग थे क्या ये पीटीआई के बुनियादी रुकन भी हैं या नहीं हैं। क्या इन्होंने जो पार्टी की जो मेंबरशिप हासिल करनी होती है उसके लिए पूरा एक परफॉर्मा होता है या फॉर्म होता है वो फिल करना होता है कि कब ये पीटीआई है या कोई भी सियासी जमात है उसके ये रुकन के तौर के ऊपर रजिस्टर हुए हैं और बतौर पीटीआई के रुकन या किसी भी सियासी जमात के रुकन ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस पे भी हों, सूबाई हों या कौमी असम्बली हों, ये उसके लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी तहकीक करनी चाहिए कि क्या ये जो 80 अरकान जिनको इन्होंने पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, क्या ये पीटीआई के बुनियादी रुकन भी हैं या नहीं हैं। अब ये बैक डेट में वो किया जा सकता है, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि ये आजकल के जो इस दौर में किसी भी ये इस तरह की 2 नंबरी की जा सकती है। तो ये बुनियादी एक चीज़ है जिसको मालूम करना चाहिए कि ये जितने भी अरकान को पीटीआई का रुकन करार दिया गया है क्या ये रजिस्टर्ड पार्टी रुकन है या नहीं है, या बस सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए ये अपना हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसके साथ साथ जो और इसमें कुछ चीज़ें बड़ी अहम है
ख़ास तौर के ऊपर जो इस जो फैसले में वो दी गई हैं, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। और ऑब्वियस है कि ये जो इन्होंने एक हफ़्ता पहले जो एक अपनी वजाहती ऑर्डर जारी किया, ये अगर ना करते और आज जो फैसला आना था, ये तो ऐसा तो नहीं है कि ये कल ही कल में इन्होंने फैसला लिख लिया है और उसके बाद ये आज जारी कर दिया है। ये काफ़ी दिनों से लिखा हुआ होगा। अगर ये वजाहती ऑर्डर की बजाय ये जो डिटेल जजमेंट थी उसी में ही एक सेंटेंस ये लिख देते कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एडवाइजरी रेफरेंस वो फाइल किया गया था, दिस जो है वो उसको भी एड्रेस करके ये कह सकते थे कि ये वो एडवाइजरी रेफरेंस जो था वो उसको स्टैंड डिस्पोज ऑफ या जो भी उसको करते, तो ये कन्फ्यूजन ज़्यादा ना होती। अब जो ख़ास तौर के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से इसमें वो दिया गया है, 9 सवालात हैं, उनका जवाब नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों के लिए ये इस फैसले ने क्लैरिफाई नहीं किया चीज़ों के, बल्कि मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। उसके साथ साथ जो इस फैसले में इन्होंने अपने जो 2 जजेस जिन्होंने जो माइनॉरिटी जजमेंट दी थी और उसमें उन्होंने बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए थे, ख़ासतौर के ऊपर जो आइन के आर्टिकल्स को वायलेट किया गया उस शॉर्ट जजमेंट में, या फिर उनको इग्नोर किया गया, जो राइट ऑफ कर दिया गया ये जजमेंट देते हुए, उसको उन्होंने ये टारगेट करके इन 2 जजेस के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये जो इनकी तरफ से रिमार्क्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं ये कोई दुरुस्त नहीं है। उनकी तरफ से जो भी जो 2 जजेस थे उनकी तरफ से बाकायदा रीज़नेबल और वैलिड क्वेश्चन रेज किए गए थे और आइन के बुनियादी नुकात के हवाले से ही उन्होंने जो सवाल उठाए थे, बजाय इसके कि ये उन सवालों के जवाब देते, इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया कि ये कोई जो मुअज़्ज़िज़ जज होते हैं, जो कलीग होते हैं, इस तरह ये नहीं वो कर सकते कि आप इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते, बजाय इसके कि ये उनके जो सवालात ख़ास तौर के ऊपर कि फ़लाँ आइन का आर्टिकल इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया या राइट ऑफ कर दिया, ये उसके जवाब देते। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने जो ऑब्जर्वेशंस थी उसमें ये कहा कि ये इनको ज़ेब नहीं देता कि ये किया गया है। तो ये अपना बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि इन्होंने गुस्सा निकाला है जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हैं उसके ऊपर। और फिर उसके बाद उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जो तफसीली जजमेंट है इसमें उन्होंने जो बाकी चीज़ें कुछ जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 94 है उसको बिल्कुल गैर आइनी करार दे दिया कि ये आइन का जो आर्टिकल 51(6) है और उसके साथ साथ जो आर्टिकल 106 है उसकी खिलाफ वर्जी है इसमें। क्योंकि देखें जो आइन होता है उसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो तफसीलात के साथ वो नहीं की जाती, उसके लिए रेलिवेंट फिर लॉज होते हैं। इलेक्शन एक्ट में भी ये ख़ास तौर के ऊपर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए पार्टी जो नुमाइंदगी के मुताबिक ही जो रिज़र्व सीटें अलॉट की जाती हैं, ये उसको नीचे जो रूल्स थे उसमें एक्सप्लेन किया जाता है बाकायदा तौर के ऊपर। तो उसको भी इन्होंने बग़ैर जस्टिफिकेशन के और बग़ैर कोई आइनी या कानूनी नुक्ता देते हुए ये इसको जो है वो गैर आइनी करार दे दिया है। बहरहाल ये जो आज का फैसला है उससे ये चीज़ तो ऑब्वियस हो गई है कि ये जो आइनी और कानूनी फैसले से ज़्यादा ये एक सियासी फैसला है। और ये सियासी फैसला इसलिए है क्योंकि इसमें जो एक प्रेसिडेंट चला आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस किसने बनना है आगे 2032-2036 तक का जो है वो सबको एक पता चला हुआ है कि किसने कौन से जो टेन्योर में चीफ जस्टिस बनना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा गलत जो प्रेसिडेंट है। इससे एक तो ये है कि आपके पास जो टर्म की या टेन्योर सर्टेनिटी है कि मैंने 2028 में चीफ जस्टिस बनना है, इसलिए चाहे मैं परफॉर्म करूं, चाहे मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले दूं या ना दूं, हर हाल में मैंने चीफ जस्टिस तो बनना ही बनना है। तो उस चीफ जस्टिस के लिए अपनी शुरू से ही लोग प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। जो जाने वाला चीफ जस्टिस होता है वो अगले 15 साल की प्लानिंग करके जाता है कि मैं अपने जो चैम्बर है उससे फ़लाँ को अगर ये मुंतखब करा के हाई कोर्ट में ले आऊँ, वो इतने अरसे में वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, फिर वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ हमारी जो जुडिशरी है उसमें वो किया जाता है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये गलत एक ट्रेंड है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस तरह के जो टेन्योर होते हैं उसमें जो टेन्योर सर्टेनिटी है ये होनी ही नहीं चाहिए। ये बेस्ट तरीका जिस तरह फौज में है कि आप 3 या 5 का पैनल होता है, उसमें से एक चीफ जस्टिस ये सवाबदीद होती है जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी, वो सिलेक्ट कर लेता है। तो ये अदलिया में भी जब तक ये इस तरह का निज़ाम नहीं लाया जाएगा ये इसी तरह सियासत भी चलती रहेंगी जो अदलिया के दरमियान
इसी तरह जो अपने टेन्योर को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसी तरह जो इनका जो परफॉर्मेंस होती है वो दिन ब दिन बजाय इसके कि लोगों को इंसाफ देने के वो अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो फैसले करें ना करें, वो सियासत करें अदलिया के अंदर रहते हुए ही या बिल्कुल खामोश रहें, उसके बावजूद भी उन्होंने इस साल में जो है वो चीफ जस्टिस बन जाना है और चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके पास इतना टाइम होगा तो वो जो मर्जी होगी वो करेंगे। तो ये जो एक टेन्योर प्रोटेक्शन वाली है या जो सर्टेनिटी है इसको ख़त्म करते हुए ये आइनी तरमीम इसलिए भी ज़रूरी है कि ये तमाम जो ख़ास तौर के ऊपर जो जजेस हैं इनकी सर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। किसी को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि कौन चीफ जस्टिस किस टाइम बनेगा। हाँ, सीनियरिटी के 4-5 जजेस में से जो कंसीडर किया जाए पैनल जो कि आइनी तरमीम में भी प्रपोज किया गया है तो वो मैं समझता हूँ बेहतरीन एक तरीक़ाकार होगा। बहरहाल इस पे जो अब सवाल ये है कि ये कैसे किया जा सकता है और ये अब सारी जो वो कहते हैं कि बाल जो है वो उसके इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास दो ही रास्ते हैं। अब एक ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अमल दरामद करे या इसको चैलेंज कर दे कि क्योंकि इसमें जो इन्होंने वो दिए हैं जो भी फैसला, एक तो ख़ासतौर के ऊपर जो पीटीआई के अरकान इलेक्शन जो डिक्लेयर कर दिए हैं, ये काम एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह का होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह का काम भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये 8 अपने हाथ में इन्होंने ले लिए हैं। और पॉलिटिकल पार्टी का अगर सरबराह का ये काम है तो वो पीटीआई की जो लीडरशिप है उसका काम था। वो अभी पीटीआई क्योंकि इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन चल रहा है, जो केस है वो अभी तक उसका फैसला ही नहीं हुआ, तो ये इसके ऊपर डिसाइड ही नहीं हो सका कि पीटीआई का जो इलेक्टेड चेयरमैन वो कौन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लेके जो सियासी जमात के जो फैसले होते हैं वो भी अपने हाथ में ले लिए हैं। इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज कर दे कि अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो नहीं हुआ, आपने कैसे इसको पीटीआई का वो डिक्लेयर कर दिया है। एक तो ये रिव्यू इसका फाइल करके इस फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं वो किया जा सकता। और जो दूसरा काम है इलेक्शन कमीशन का वो ये है कि इसके ऊपर फिलफोर जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए ये मखसूस नशिस्तें उन सियासी जमातों को दे दी जाएँ जिनके पास पहले थी। और उसकी बुनियाद यही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको ये मार्च से वो किया हुआ है और जबकि ये जो इलेक्शन एक्ट है वो फरवरी ऑनवर्ड का उसको वो दिया रेट्रोस्पेक्टिव वो है बिल है। तो उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए वो अगर ये नशिस्तें दे दी जाती हैं तो उसके बाद होना यही है कि चैलेंज होगा, पीटीआई इसको चैलेंज करे या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चैलेंज करे या कोई भी दूसरा तीसरा कोई भी कर ले, तो उससे फिर चीफ जस्टिस एक नया बेंच बनाएंगे, एक नए सिरे से नया मामला शुरू होगा। तो ये जो ये 8 रुकनी जो जजेस हैं मेजॉरिटी जजमेंट वाला, ये फिर इरेलीवेंट हो जाएगी। अब दो ही सूरतें हैं, या रिव्यू में चले जाएं या फिर इलेक्शन एक्ट के ऊपर अमल दरामद करते हुए सीटें वो उनको दे दी जाएं। मुझे जो लगता है कि ये दोनों काम ही होंगे, रिव्यू में भी जाएंगे ये इस 8 रुकनी जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसके हवाले से भी, और दूसरा जो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के ऊपर भी अमल दरामद करते हुए, लेकिन ये अब तब होगा जिस दिन हुकूमत ने अपनी आइनी तरमीम के लिए जो अपना होमवर्क होगा वो पूरा कर लिया होगा। अब देखते हैं कि इस पर क्या मज़ीद अपडेट होती है। इस जजमेंट के हवाले से भी मज़ीद जो नुकात और जो अहम चीज़ें हैं वो भी आपके साथ वो शेयर करूँगा मज़ीद। अब बात कर लेते हैं ज़रा DGISI की तैनाती के हवाले से। मैंने आज से 3 महीने पहले जून में एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि ये फैसला कर लिया गया है आर्मी की टॉप ब्रास की तरफ से कि ये अब मज़ीद जनरल नदीम अंजुम को जो एक्सटेंशन इनकी पूरी होगी 1 साल की सितंबर में, उसके बाद इनको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और कोई नया रेगुलर जो मिलिट्री जनरल है वो उसको अपॉइंट किया जाएगा बतौर DGISI के। उसकी रीजंस भी कुछ थी, ख़ासतौर के ऊपर जो इलेक्शंस हुए उसके बाद जो ओवरऑल जो सूरत हाल है उसके हवाले से जो कुछ मामलात बन रहे थे और उसके साथ साथ कुछ और वजूहात दीगर जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला कर लिया गया था कि आप मज़ीद ये जारी नहीं रखेंगे। इस हवाले से जो मैंने जो अपना जून में वीलॉग था उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये भी एक्सपेक्टेड है कि कोई इनको एम्बेसडरशिप दी जाएगी या तो अमेरिका के लिए या फिर UAE के हवाले से बातें उस टाइम चल रही थी जो मेरे ज़राए बताते थे। अब जो USA है उसका तो बाकायदा जो फॉरेन जो सर्विस के जो कैरियर डिप्लोमेट हैं वो उनको लगा दिया गया है अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर के ऊपर, लेकिन UAE के हवाले से अभी भी इस पे
जो मेरी इतलात लास्ट थी उस टाइम भी कि ये शायद इनको कोई एम्बेसडरशिप दी जा सकती है, ताहम अभी कोई ख़ास तौर के ऊपर जो अब हालात और जो चीज़ें आगे चल रही हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि शायद अभी कोई इनको फौरी तौर के ऊपर कोई इस तरह का वो नया टास्क दिया जाए। बहरहाल ये फैसला आज से 6 महीने पहले ही ये कर लिया गया था, ख़ासतौर के ऊपर जो इलेक्शंस थे उसके बाद ही ये फैसला कर लिया गया था कि मज़ीद अब ये रेगुलरली कोई जो आर्मी के जनरल होंगे उनको ही तैनात किया जाएगा, जो रिटायर्ड इनकी मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। अब ये जो नए DGIS ये आए हैं, ये जो जनरल आसिम मलिक, इस हवाले से भी मैंने कोई टॉक शॉक में अपने पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम था उसमें मैंने बताया था कि जो एजाज सैयद ने ये कहा था कि 4-5 नाम जो है उनके ऊपर गौर किया जा रहा है, जिसमें कोर कमांडर रावलपिंडी का हवाले से नाम आ रहा था, उसके अलावा कुछ और 2-3 नाम आ रहे थे। तो जो मेरी इतला थी कि जो एडजुटेंट जनरल थे यही जनरल आसिम मलिक, इनके हवाले से भी गौर किया जा रहा है और ये शायद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर के ऊपर ये सामने आ सकते हैं DGISI के। तो बहरहाल फ़िलहाल अब ये जो बाकायदा तौर के ऊपर आर्मी की तरफ से अनाउंस किया गया है, ये शहबाज शरीफ साहब अमेरिका जाने से पहले ही इसकी अप्रूवल दे के समरी के ऊपर दस्तखत कर गए थे और ये अब वो तो क्योंकि अब अमेरिका चले गए हैं UN जनरल असम्बली की उसके लिए, लेकिन ये पहले ही फैसला करके और ये असम्बली के ऊपर दस्तखत कर गए थे और आज ये आर्मी की तरफ से बाकायदा तौर के ऊपर ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है। ये जो जनरल आसिम मलिक है, इनका जो प्रोफाइल अगर देखा जाए तो ये इस वक्त GHQ में ये एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इससे पहले ये बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। और उसके साथ साथ ये जो जनरल आसिम मलिक हैं अपने कोर्स में इन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर या एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं और इसके साथ साथ वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU रह चुके हैं और साथ ही इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी ये तैनात रह चुके हैं। इनका मज़ीद ये कि ये जनरल आसिम मलिक फोर्ट लियोनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। तो बहरहाल ये अब एक रेगुलर जो मिलिट्री के जनरल हैं उनको तैनात किया गया है। अब देखना ये है कि जो पॉलिसीज़ है मौजूदा जो आर्मी की आदत है और उसके साथ साथ जो सिविलियन गवर्नमेंट है क्या उसका तसलसल रहता है या नहीं रहता। और जो सबसे अहम और ख़ास बात ये है कि क्या जो इमरान खान के हवाले से और PTI के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं जो फ़ौज की ख़ासतौर के ऊपर 9 मई के बाद क्या उनका तसलसल इसी तरह रहेगा या इमरान खान के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो भी इस इदारे का नया सरबराह आता है तो उसमें एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट आता है। इसके हवाले से आप देखना होगा कि ये नए जो DGISI की तैनाती के बाद क्या होता है और इस हवाले से जो फ़ौज की जो लीडरशिप है ख़ासतौर का ऊपर 9 मई के हवाले से और इमरान खान के हवाले से इनका क्या आगे जो पॉलिसी है वो रहती है, ये देखने के काबिल होगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।